नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का। विधानसभा चुनाव अब उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। पहले तो चुनाव होंगे 10 विधानसभा सीटों पर। उसके बाद अगर बात करें विधानसभा चुनावों की तो न केवल उत्तर प्रदेश में होंगे बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में चुनाव देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर केवल भारतीय जनता पार्टी की ओर नजर डाली जाए तो बीते लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उनके जो कई नेता हैं वो नाराज हो गए हैं। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते लोकसभा चुनावों में एक रणनीति के तहत ये ऐलान किया था कि वो चुनावी मैदान में किसी भी दागी चेहरे को मैदान में नहीं उतारेंगे, जिसके बदौलत ये देखा गया फिर कि यहाँ पर कई नेताओं का टिकट काटा गया। जिसमें बात की जाए तो संघमित्रा मौर्य हैं, अपर्णा यादव हैं और ब्रजभूषण का भी टिकट कटा। हालांकि जो टिकट था वो उनके परिवार में ही रहा, उनके बेटे को मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रजभूषण की नाराजगी भी इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि उनके बेटे करण भूषण को कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिला। अपर्णा यादव की बात की जाए तो अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में ही नहीं उतारा गया। वहीं संघमित्रा मौर्य की हालत भी कुछ ऐसी है क्योंकि बदायूं से उनका टिकट कटा। नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा भी गया तो क्या हुआ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, बीते लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि किसी भी दागी चेहरे को मैदान में नहीं उतारा जाएगा, ऐसे में उन्होंने कई चेहरे को बात कही यहाँ पर अपर्णा यादव की, संघमित्रा मौर्य की, तो टिकट काट दिया क्या ये जो नाराजगी है, जो ये नेता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि संघमित्रा मौर्य की बात की जाए तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, उसके बावजूद भी आखिरकार संघमित्रा मौर्य का टिकट क्यों कटा? और ऐसे में उनके पिता की अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के यानी कि मायावती के साथ जुड़ जाए। यहाँ पर बीते लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया था, लेकिन मायावती ने उनका समर्थन नहीं किया और यहाँ पर कुशीनगर से वो अकेले मैदान में उतरे। क्या अब बाप और बेटी दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बातचीत करी तो देखा गया जिस तरीके से मैदान में उतरने के बाद यहाँ पर उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मायावती की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव से पहले मायावती की पार्टी में बड़े पद संभालते हुए नजर आए और ऐसे में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। और अब देखना ये होगा कि वाकई जिस तरीके से आकाश आनंद ने जो बयान दिया था उसके बाद यहाँ पर मायावती की पार्टी दो धड़ों में बढ़ गई। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उस चीज को लेकर मायावती को लोकसभा चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा। तो अब वाकई मायावती की पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य की बसपा में वापसी की उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही हैं, तो यहाँ पर उनको बड़ी जीत यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। क्या वो वाकई अपना भविष्य बसपा में देखते हुए नजर आ रहे हैं दोनों पिता पुत्री? और ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई यहाँ पर मायावती की पार्टी अब इस तरह मजबूत हो चुकी है कि उपचुनाव में यहाँ पर किसी तरह कोई सीटें यहाँ पर निकालने में कामयाब रहे, समाजवादी पार्टी को टक्कर देने में कामयाब रहे? क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं उसके माध्यम से यही समझ में आता है कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में जब यहाँ पर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन होने के दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव तमाम नेताओं की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ज्यादा एक्टिव यहाँ पर सूबे में नजर आते हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ अहम भूमिका निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और आपने जिस तरीके से और ब्रजभूषण की बात करी और तमाम नेताओं की यहाँ पर बात करी, तो अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले पार्टी में तवज्जो नहीं दी जाती है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर पार्टी के अंदर देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई यहाँ पर लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे नेता हैं जो उनकी तो क्या लगता है कि संघमित्रा मौर्य का यहाँ पर जो निर्णय है वो जल्द ही सामने आएगा और संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार, जैसे आपने बताया, बदायूं सीट से होती हुई है और ऐसे में नए प्रत्याशी को वहाँ पे जगह दी जाती है, तो ऐसे में अब यही देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका टिकट कटता हुआ नजर आया, उसके बाद अब उनके अंदर जो नाराजगी है, उस नाराजगी के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अब पार्टी से असंतुष्ट हो गई हैं और यहाँ पर देखा जाए आलाकमान से असंतुष्ट हो गई हैं। तो ऐसे में असंतुष्टि के चलते यहाँ पर वो अब दूसरी तरफ रुख करती हुई नजर आ सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करती हुई नजर आ सकती हैं। और ऐसे में अगर ये दोनों पिता पुत्री साथ में आ जाते तो शायद यहाँ पर आकाश आनंद की वापसी के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में कयास भी ये लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी से बहुजन समाज पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में उपचुनाव में कहीं ना कहीं कुछ सीटें यहाँ पर निकालने में कामयाब रहेगी। तो क्या वाकई अब संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी भी जिस तरीके से यहाँ पर होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो दोनों पिता पुत्री अगर वापसी करते हैं तो वाकई यहाँ पर बसपा को यहाँ पर कोई एक नई मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कोई बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हो सकती है। बिल्कुल, आने वाले विधानसभा चुनावों में देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ब्रजभूषण को लेकर बात की जाए तो ब्रजभूषण की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेटे करण भूषण को टिकट तो मिल गया कैसरगंज से, लेकिन उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। क्या यही एक वजह बन सकती है ब्रजभूषण की नाराज होने की? और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाते दिखाई देंगे? क्योंकि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बयान देते दिखाई देते हैं कि वो नेता नहीं है। जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि पीएम मोदी कौन है तो वो कहते हैं कि वो बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ पर जब सीएम योगी के बारे में बोला जाता है तो वो किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि केवल जो हमारे नेता हैं वो है पीएम नरेंद्र मोदी। तो क्या ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में ब्रजभूषण शरण सिंह सीएम योगी के खिलाफ जाते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जिस तरीके से अब तक कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी सूबे में इतनी मजबूत नहीं दिख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अगर पार्टी कोई रणनीति बनाती है, कोई यहाँ पर बड़ा फैसला लेती हुई नजर आती है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो नहीं जा सकती। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के जिस तरीके से आपने योगी आदित्यनाथ के सामने यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात करी, तो ऐसे में अब यही देखा जा सकता है कि दोनों ही नेता वैसे है तो मजबूत, लेकिन अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कद कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उन्होंने काफी यहाँ पर संवारने की कोशिश करी है और कामयाबी भी यहाँ पर हासिल करी है, लेकिन एक लोकसभा चुनाव में हारने के बाद ये तय नहीं किया जा सकता कि सीएम योगी आदित्यनाथ पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में पीएम मोदी को अपना नेता बताते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं बताते। तो नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी अगर शांत करवा देती है तो मामले को शांत किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो बढ़ाते हुए नजर आएंगी भारतीय जनता पार्टी की और सीएम योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अब देखा यह भी जा सकता है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतने अरसे से यहाँ पर सूबे में काम किया है और उस काम को लेकर कहीं ना कहीं वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। मनीष, यहाँ पर ब्रजभूषण की भी हमने बात कर ली, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा और है, वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव लगातार 2 साल से इंतजार कर रही थी। उसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई थी कि लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को टिकट ही नहीं देती है। और ऐसे में क्या अब अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगी या फिर से इंतजार करेंगी? देखिए, अपर्णा यादव की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर ये निर्णय लेती हुई नजर आ रही है कि आने वाले समय में अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो उनको करहल की विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए शालिनी, तो अपर्णा यादव की तरफ से फिलहाल अभी कोई आधिकारिक बयान इस चीज को लेकर नहीं आया है। लेकिन देखा जाए तो असंतुष्ट तो है भारतीय जनता पार्टी से, 2 साल से पार्टी की कार्यकर्ता की भूमिका में रह गई है। और ऐसे में उन्होंने जब चुनाव लड़ने की बात करी थी तो उन्होंने रायबरेली से उनको तो ऐसे में जब यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात अपर्णा की गई थी तो उनको रायबरेली से चुनाव लड़वाने की बात अपर्णा यादव ने खुद से कही थी और कैसरगंज से भी लड़ने की बात कही थी। तो दोनों ही जगह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनकार कर दिया। और ऐसे में अब देखा गया कि जिस तरीके से मैनपुरी से चुनाव लड़वाने की बात करी तो वहाँ पर साफ उन्होंने इनकार कर दिया। अपर्णा यादव ने खुद ही इनकार कर दिया कि मैं मैनपुरी से अपने किसी परिवार के सदस्य के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में अब यही देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज तो है अपर्णा यादव, लेकिन अभी कोई आधिकारिक बयान उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। तो उनकी तरफ से तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि वो वापसी करती हुई समाजवादी पार्टी में नजर आएंगी। लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव और अपर्णा यादव और साथ ही शिवपाल यादव जिस तरीके से यहाँ पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेशक यहाँ पर आने वाले समय में अपर्णा यादव वापसी करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, आने वाले समय में ये 3 ऐसे नेता हैं जिनके पास वजह है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार ये नेता क्या कुछ निर्णय लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।